आज हमारे सामने एक बहुत ज्वलंत प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक जीवंत दस्तावेज की तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया अनवरत विकास कर रही है। इस कथन के संदर्भ में आज हम संविधान की आधारभूत संरचना के ऐतिहासिक सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। इसमें मुख्य रूप से यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 47 वर्ष पूर्व केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 24 अप्रैल 1973 के केस में संविधान की आधारभूत संरचना, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था, जिसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो आता है वो ये है कि 13 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय किया था कि संविधान की आधारभूत संरचना उल्लंघनीय है, मतलब कि जिसको कोई उल्लंघा नहीं जा सकता है और इसे संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आधारभूत संरचना के इस निर्णय के बाद से भारतीय संविधान में एक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अब हम डिस्कस करेंगे कि वास्तव में संविधान की आधारभूत संरचना क्या है। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य है कि संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। वास्तव में ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व, जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। आधारभूत संरचना सिद्धांत का जो विकास है वो ये है कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति क्या हो सकती है। इस पर भारतीय संविधान को जब से ये अपनाया गया है तब से बहस छिड़ी हुई है। संसद को शुरुआती दिनों में, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला, जो कि 1951 का है, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला, जो कि 1965 का है, ऐसे मामलों में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई थी। क्लियर है बिल्कुल। 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला और 1965 का राज्य सरकार का मामला। दूसरा आता है कि इसका कारण ये माना जाता है कि स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास जताया, क्योंकि उस समय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी संसद सदस्यों के रूप में सेवा कर रहे थे। इसीलिए संसद को संविधान संशोधन का पूर्ण अधिकार, पूर्ण शक्ति प्रदान की गई थी। लेकिन इसमें भी एक अपवाद ये था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करने की बात कही गई थी। जैसे जब सत्तारूढ़ सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए संविधान में संशोधन करना चाहा, तब गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ये था 1967 का मामला, में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सरकार द्वारा आर.सी. कपूर बनाम भारतीय संघ 1970, मदन राव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 आदि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदलने के लिए संविधान में 24वें, 25वें, 26वें और 29वें में व्यापक संशोधन किए गए। मुख्य रूप से यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर.सी. कपूर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी सरकार के बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के निर्णय को अवैध घोषित कर दिया गया था, जबकि माधवराव सिंधिया मामले में पूर्व शासकों को दी जाने वाली
प्रीवी पर्स को समाप्त करने संबंधी संशोधन को अवैध घोषित किया गया था। दूसरा केस आता है यहाँ पर, ये तो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, जिसमें कि संशोधन किए गए। दूसरा केस आता है यहाँ पर, हम चर्चा करेंगे केशवानंद भारती मामला। 24, 25, 26 और 29 में संविधान संशोधन जो गोलकनाथ मामले को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई, जो पूर्व में संशोधन किए गए थे, तथा गोलकनाथ विवाद को केशवानंद भारती विवाद में चुनौती दी गई। उनका मानना था कि गोलकनाथ मामले का निर्णय 11 न्यायाधीशों द्वारा किया गया था, इसलिए इस मामले में सुनवाई के लिए बड़ी पीठ की आवश्यकता थी। और इस प्रकार क्या हुआ, बड़ी पीठ का मतलब उसमें ज़्यादा जजेस की आवश्यकता थी। इस प्रकार केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया, जहां प्रख्यात कानूनविद पालखीवाला, फली नरीमन, सोलो सौरभ आदि ने सरकार के खिलाफ मामला प्रस्तुत किया। तो अब हम देखते हैं कि केशवानंद भारती की संवैधानिक पीठ में सदस्यों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद देखने को मिले, और इसमें ये निर्णय लिया गया 7-6 से कि जो संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जाएगा, मतलब बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 368 जो संसद को संविधान में संशोधन की शक्तियां प्रदान करता है, के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब एक बात और छोटी सी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि वास्तव में आधारभूत संरचना की सूची क्या है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया, परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत संरचनाओं के रूप में निर्धारित किया है। इसमें हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे संघवाद है, पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्र आदि। तब से अदालत ने इस सूची का निरंतर विस्तार किया है, और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में निम्नलिखित विषयों को भी सूचीबद्ध किया है। इसमें आता है संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य। अब आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, क्योंकि ये जो आधारभूत जो हमने अवधारणाएं पढ़ी, तथ्य पढ़े, वो ये है कि ये जो है वो संविधान संशोधन से संविधान की रक्षा करते हैं। और आधारभूत संरचना के महत्व को SR बम्बई बनाम भारत सरकार 1994 मामले से हम समझ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया, तथा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन सरकारों की बर्खास्तगी धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। इसकी आलोचना भी की गई। ये जो सिद्धांत केशवानंद भारती बताया गया कि इसको अलोकतांत्रिक बताया गया है, क्योंकि वो क्या होते हैं, न्यायाधीश जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, संसद द्वारा पारित किए गए संविधान संशोधन को अवैध घोषित करके न्यायिक अतिक्रमण करते हैं, जबकि जो जनता है इसने इसे बहुलवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ सुरक्षा के रूप में माना है। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि समय काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी है। भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य संतुलन और स्वतंत्रता बनाए रखने का हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए। थैंक यू।